हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल जीनियस स्टडी पॉइंट विद राज में। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं प्राचीन इतिहास का अध्याय दूसरा, जिसमें हम पढ़ेंगे ऐतिहासिक स्रोत के बारे में। तो आइए बगैर टाइम गवाए अपने क्वेश्चनों को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले लेकिन मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि जो भी मैं क्वेश्चन से अतिरिक्त नॉलेज आपको बताता हूँ, अब मैं उसको पॉइंट पर आपको नोट कराता चलूँगा। आप पॉइंट बाई पॉइंट इसको नोट करते रहिएगा। तो आइए दोस्तों, बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की ओर। क्वेश्चन नंबर पहला इस प्रकार का है कि बीते हुए युगों की घटनाओं के संबंध में जानकारी देने वाले स्रोत को क्या कहा जाता है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ए ऑप्शन, यानी कि ऐतिहासिक स्रोत। दोस्तों, मैं आपको बताने वाला हूँ ऐतिहासिक स्रोत यानी कि बीते हुए युगों की घटनाओं के संबंध में जानकारी देने वाला साधन या स्रोत जो होता है वो है ऐतिहासिक स्रोत कहलाता है। तो आइए बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर दूसरे में मुझसे कहा गया है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो इसका ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऐतिहासिक स्रोत की तुलना में पुरातात्विक स्रोत अधिक प्रमाणित होते हैं। दोस्तों, आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर तीसरा, किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है। तो यह किस में सूचना दी गई है, ऋग्वेद में, यानी कि ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ श्रुति ग्रंथ का अंग नहीं माना जाता है। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी, पुराण। दोस्तों, आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 है, मुझसे क्या कहा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ यह दावा करता है जो उस ग्रंथ में है वह विश्व में है, और जो उस ग्रंथ में नहीं है वह विश्व में अलभ्य है। कुल मिला के बात यह है कि इसमें मुझसे ये बताया गया है कि जो ये बात इसने बोली है यह कौन से ग्रंथ में है। तो पांचवें का आंसर हो जाएगा आपका डी, यानी कि महाभारत में। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट कर लीजिएगा। त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है किसका। तो त्रिपिटक जो है बौद्धों का एक धर्म ग्रंथ है, यानी कि इसका सही आंसर तो हो जाएगा बॉय। तो इसमें मैं आपको 2 पॉइंट नोट कराने वाला हूँ, आप फर्स्ट पॉइंट में नोट करिएगा। त्रिपिटक बौद्ध धर्म का प्राचीनतम ग्रंथ है एवं प्रमुख ग्रंथ है। और दूसरे पॉइंट में आप नोट करिएगा, यह ग्रंथ पाली भाषा में लिखा गया है। आइए बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न में मुझसे कहा गया है जातक किसका ग्रंथ है। तो जातक भी आपका क्या है, बौद्धों का ग्रंथ है। जातक जो है वो त्रिपिटक के अंदर जो एक सुत्त पिटक है उससे लिया गया है। जातक को 10 भागों में बांटा गया है। और आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न में, क्वेश्चन नंबर 8 में। 8वें क्वेश्चन में मुझसे कहा गया कि मिलिंद के प्रश्न राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में है। तो मैं आपको बताने वाला हूँ कि मिलिंद पन्हो जो है वो किसके किसके बीच, राजा मिलिंद और नागसेन के बीच का संवाद है। इसमें कुछ पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ, आप पॉइंट करके नोट करते जाइएगा। सबसे पहला पॉइंट आप लिखिएगा, मिलिंद पन्हो एक पाली भाषा में स्थित एक बौद्ध ग्रंथ है। और दूसरा पॉइंट लिखिए, जिसकी रचना 100 ईसा पूर्व में हुई थी। तीसरा पॉइंट है इसमें बौद्ध भिक्षु नागसेन तथा भारतीय यूनानी शासक मिलिंद के बीच हुए वार्तालाप का वर्णन है। तो आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 में, क्वेश्चन नंबर 9 में मुझसे क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है। तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र की तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है। ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 9 में आपको 2 पॉइंट नोट करने हैं। फर्स्ट पॉइंट को आप लिखिए, कौटिल्य के अर्थशास्त्र की तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है। और दूसरा पॉइंट है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में
राजनीतिक नीतियों पर विशेष प्रकाश डाला गया है। ये इसके 2 पॉइंट हैं। आइए बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 9 भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है एग्जाम में। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10। 10 के बारे में भी हम जानकारी अभी ले चुके हैं, इसको भी आप इंपॉर्टेंट मार्क करिएगा। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर विशेष प्रकाश डाला गया है? तो मैंने अभी बताया ना कि राजनीति पर विशेष प्रकाश डाला गया है, यानी कि बी जो है इसका सही आंसर होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। 11 में मुझसे कहा गया कल्हड़ की पुस्तक का नाम बताइए। तो मैं आपको बता दूं, कल्हड़ द्वारा रचित पुस्तक कौन सी है? राजतरंगिणी। इसमें आप पॉइंट करके लिखिएगा, इसमें कैसे क्वेश्चन पूछता है। फर्स्ट पॉइंट में आप लिखो, राजतरंगिणी पुस्तक में कश्मीर के इतिहास का वर्णन मिलता है। और पहला पॉइंट यही है कि आपसे पूछ लेगा राजतरंगिणी के लेखक कौन है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? कल्हड़। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 12। 12 भी आपका इम्पोर्टेंट है। ये जो भी क्वेश्चन आपके बुक से रिलेटेड हैं, ये ज़्यादातर मोस्ट ही हैं, आप इनको इम्पोर्टेंट में रखिएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। अष्टाध्यायी किसके द्वारा लिखी गई है? अष्टाध्यायी का लेखक कौन है? पाणिनि। यानी कि पहला क्वेश्चन तो मेरा यही हो गया, अष्टाध्यायी का लेखक कौन है? तो पाणिनि। दूसरा पॉइंट इसमें क्या पूछेगा? दूसरा पॉइंट मैं आपको लिखा दे रहा, आप लिखिए, संस्कृत भाषा व्याकरण की प्रथम पुस्तक कौन सी है? तो अष्टाध्यायी। और तीसरा पॉइंट यह है कि इससे मौर्य के पहले का इतिहास तथा मौर्य युगीन राजनीतिक अवस्था की जानकारी भी प्राप्त होती है। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 में मुझसे क्या कहा गया कि महाभाष्य के रचनाकार का नाम बताइए। 13वें नंबर का क्वेश्चन भी आपका इम्पोर्टेंट है। महाभाष्य के रचनाकार का नाम क्या है? तो पतंजलि। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 इम्पोर्टेंट है, इसको आप लिखते चले जाइएगा। कालिदास द्वारा रचित मालविकाग्निमित्र नाटक का नायक कौन था? तो इसमें इसका नायक जो था वो था अग्निमित्र। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अब इसको पॉइंट बार आप नोट कर लीजिए। फर्स्ट पॉइंट में लिखिएगा मालविकाग्निमित्र का लेखक कौन है? तो आपको लिखना है कालिदास। और दूसरे पॉइंट में मालविकाग्निमित्र, जिसमें मालव देश की राजकुमारी मालविका तथा विदिशा के राजा अग्निमित्र का प्रेम और उनके विवाह का वर्णन है। ये 2 पॉइंट इसमें आपको नोट करके रखने हैं। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। 15 में मुझसे क्या पूछा गया है? हर्षचरित किसके द्वारा लिखी गई है? तो हर्षचरित, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है 15 नंबर का, इसको भी आप नोट करके रखिएगा। हर्षचरित किसके द्वारा लिखी गई है? तो बाणभट्ट के द्वारा लिखी गई है। और अगर पूछ लिया जाए कि बाणभट्ट किसका दरबारी कवि था, मतलब किसका राज कवि था, तो मैं आपको बता दूं, दूसरे पॉइंट में आप लिखना बाणभट्ट जो है सम्राट हर्षवर्धन का राज कवि था। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। 16वें क्वेश्चन में मुझसे पूछा गया विक्रम चरित्र के रचनाकार कौन है? ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है आपका। विक्रमांक चरित्र की रचनाकार कौन है? तो इसकी रचना किसने की थी? विल्हड़ ने। विल्हड़ एक जो था वो कश्मीरी कवि था। और दूसरे पॉइंट में आप लिख लीजिएगा, विल्हड़ चालुक्य वंश के राजा विक्रमादित्य षष्ठ के दरबार में राजकवि था। ये अगर आपसे पूछ लिया जाए कि विल्हड़ किसका राजकवि था, तो चालुक्य वंश के राजा विक्रमादित्य षष्ठ का यह दरबारी कवि था। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न में मुझसे क्या पूछा गया है? चंद द्वारा रचित ग्रंथ का नाम क्या है? ये सारे क्वेश्चन ज़्यादातर इंपॉर्टेंट ही हैं, ये कई बार पेपर में पूछे जा चुके हैं। चंद द्वारा रचित ग्रंथ कौन सा है? तो पृथ्वीराज रासो। यानी कि ए जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अब इसको आप पॉइंट वाइज नोट करना चाहें तो पॉइंट वाइज नोट कर लीजिए। फर्स्ट पॉइंट में आप लिखिए पृथ्वीराज रासो एक प्रसिद्ध ग्रंथ है जिसकी रचना चंद द्वारा की गई थी। और दूसरा पॉइंट आप नोट करिए
चंद्रवरदाई हिंदी साहित्य के आदिकालीन कवि थे और पृथ्वीराज चौहान के मित्र थे। आइए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में मुझसे क्या पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सिकंदर के साथ भारत आने वाला इतिहासकार नहीं है। तो इसमें हेरोडोटस नहीं था, यानी कि सिकंदर के साथ जो भारत आने वाले इतिहासकार थे वो है निरियाकस, एनासिक्रिटिस और एरिस्टोबुल्स। ये तीन व्यक्ति मतलब सिकंदर के साथ ही भारत आए थे। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 में। क्वेश्चन नंबर 19 में मुझसे पूछा गया, निम्नलिखित में से किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था। तो 19 नंबर के क्वेश्चन में क्या पूछा है, कौन सा विदेशी यात्री जिसने भारत का दौरा सबसे पहले किया। तो इसका सही आंसर क्या है, मेगास्थनीज। अगर मैं पूछ लूँ कि मेगास्थनीज किसके दरबार में भारत आया था, तो इसमें एक पॉइंट नोट करके लिखिएगा। मेगास्थनीज यूनान का एक राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भारत आया था। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न में मुझसे पूछा गया है, मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम बताइए। ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है, इंडिका। आइए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 21, ज्योग्राफिया की रचना किसने की थी। तो ज्योग्राफिया की रचना किसने की थी, तो ये की थी स्ट्रैबो ने। यदि मैं स्ट्रैबो की बात कर दूं तो सबसे बड़ी बात ये, स्ट्रैबो कौन था। तो स्ट्रैबो एक यूनानी भूगोलवेत्ता तथा इतिहासकार था। और मैं अगर इससे अगला क्वेश्चन कोई पूछा जाए तो यह है कि ज्योग्राफिया कितने प्रकरणों में विभाजित है। तो ज्योग्राफिया के जो है 17 खंड लिखे गए हैं इसके। आइए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न मेरा कुछ इस प्रकार का है। क्वेश्चन नंबर 22, प्लिनी की पुस्तक का नाम बताइए। तो प्लिनी की पुस्तक का नाम जो है वो है नेचुरल हिस्ट्री, यानी कि नेचुरल हिस्ट्री जो लिखी है वो प्लिनी ने लिखी है। प्लिनी क्या है, प्लिनी एक प्रमुख रोमन भूगोलवेत्ता था। और नेचुरल हिस्ट्री जो है किस भाषा में लिखी गई थी, या लैटिन भाषा में लिखी गई थी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी की रचना किसने की थी। तो इसकी रचना अज्ञातनामा यूनानी लेखक ने की थी। मतलब इसका कोई एक राइटर तो नहीं था, इसलिए इसमें यह आंसर लगवा रहा है, अज्ञातनामा यूनानी लेखक। और भी इसमें जानकारी जो है वो मैं आपको बता देता हूँ। अज्ञातनामा यूनानी लेखक जिसमें भारत व रोमन के बीच होने वाले व्यापार का विस्तृत वर्णन किया गया है। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। 24वां क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट करिएगा। फायन कहाँ का निवासी था। तो फायन कहाँ का था, फायन एक चीनी यात्री था। ठीक है, पहला पॉइंट तो मेरा यही हो गया। दूसरा पॉइंट आप इसमें नोट करके लिखिए, फायन जो है वह चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। और इसमें अगला पॉइंट आप नोट करिए, चंद्रगुप्त द्वितीय को चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है। और तीसरा पॉइंट इसमें आप नोट करिए, फाहियान भारत में 319 ईस्वी से लेकर 412 ईस्वी तक भारत में रहा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न में मुझसे क्या कहा गया, फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया। तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया है, अभी अभी मैंने बोला है ना। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न मेरा इस प्रकार है, हर्षवर्धन के समय कौन सा चीनी यात्री भारत आया था। तो डी जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ह्वेनसांग। अब इसकी जानकारी मैं आपको बता दूं, ह्वेनसांग के बारे में आप पॉइंट बार करके नोट करते लिखते जाइएगा। पहला पॉइंट आप लिखिए, ह्वेनसांग एक चीनी यात्री था जो राजा हर्षवर्धन के समय 630 ईस्वी में भारत आया था। दूसरा पॉइंट, यह बिहार के नालंदा जिले में स्थित नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन करने के लिए ही भारत आया। तीसरा पॉइंट, ह्वेनसांग के अध्ययन के समय नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति कौन थे। तो कुलपति का नाम है आचार्य शीलभद्र। चौथा पॉइंट, नालंदा विश्वविद्यालय बौद्ध दर्शन के लिए प्रसिद्ध था।
और आप 5वां पॉइंट लिखिए, ह्वेनसांग भारत में 15 वर्षों तक रहा और 645 ईस्वी में चीन लौट गया। तो दोस्तों आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न में क्या कहा गया है, 9वीं सदी में भारत आए अरब यात्री सुलेमान ने किस साम्राज्य को रूमा कहकर संबोधित किया है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ए, यानी कि पाल को। आइए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न में मुझसे क्या कहा गया, अगला प्रश्न इम्पोर्टेंट है, इसको ज़रा आप लिख लीजिएगा। अलबरूनी किसके शासनकाल में इतिहासकार था। तो अलबरूनी जो था वो था महमूद गजनी के शासनकाल में। एक और पॉइंट इसमें नोट करके लिखिएगा, अलबरूनी को भारतीय इतिहास का पहला जानकार कहा जाता था। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न इम्पोर्टेंट है, इसको भी आप नोट कर लीजिएगा। यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था। तो इब्न बतूता एक मोरक्को यात्री था। अगर पूछा जाए कि इब्न बतूता कहाँ से आया था, तो यह मोरक्को का यात्री था, जो सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के समय यानी कि 1333 ईस्वी में भारत आया था। और इसका अगला पॉइंट आप नोट करिए, इब्न बतूता ने एक अपनी पुस्तक भी लिखी थी मोहम्मद बिन तुगलक के समय में, उसका नाम था रिहला। और मोहम्मद बिन तुगलक के समय की सारी घटनाओं का वर्णन इस पुस्तक में किया गया है। तो आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 में मुझसे कहा गया है, दक्षिण अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था। तो अभी अभी मैंने पॉइंट आपको नोट कराया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, मोहम्मद बिन तुगलक के समय भारत आया था। और कब आया था ये, मोहम्मद बिन तुगलक के समय, यानी कि सी आंसर इसका सही हो जाएगा। यह कब आया था, तो 1333 ईस्वी में। आइए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। फारस के सुल्तान मिर्ज़ा शाहरुख के राजदूत अब्दुल रज्जाक ने किस विजयनगर सम्राट के शासनकाल में विजयनगर की यात्रा की। तो अब्दुल रज्जाक किसके समय भारत आया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है देवराज द्वितीय के शासनकाल में। यानी कि इसका सीधा सीधा पॉइंट पूछा जाता है कि अब्दुल रज्जाक किसके शासनकाल में भारत आया था। तो देवराज द्वितीय के शासनकाल में। आइए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना कब हुई। तो इसकी स्थापना हुई थी 1784 ईस्वी में, यानी कि ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। और आप इसमें एक और पॉइंट नोट कर लीजिएगा। पहले इसमें लिखिए एक पॉइंट, भारतीय पुरातत्व का जनक किसको कहते हैं। तो अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। क्वेश्चन नंबर 33, यानी कि जिसकी जानकारी मैंने अभी आपको बताई है। भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहते हैं। तो अलेक्जेंडर कनिंघम को कहते हैं, यानी कि ए जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की ओर। क्वेश्चन नंबर 34 में क्या कहा गया है, निम्नलिखित विद्वानों में हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो है ऑप्शन नंबर डी, दयाराम साहनी ने। हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में दयाराम साहनी ने की थी। और हड़प्पा जो है वर्तमान में पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिला में स्थित है। और सर जॉन मार्शल के निर्देशन में हड़प्पा सभ्यता की उत्खनन का कार्य हुआ था। इसमें यह 3 पॉइंट है, आप इन चीज़ों को याद रखिएगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों मेरा अगला प्रश्न इस प्रकार का है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी। तो हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई थी 1921 ईस्वी में, यानी कि बी जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन 2 भारतीयों का नाम जुड़ा है वे कौन है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए,
दयाराम साहनी एवं राखाल दास बनर्जी। आइए बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न मुझसे क्या कहा गया? हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, सर जॉन मार्शल। यानी कि बी जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर है। इसमें एक अगला पॉइंट नोट करके लिखिएगा। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक भी रह चुके हैं सर जॉन मार्शल, 1902 से 1928 तक। आइए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 38। ये क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। न्यूमिस्मैटिक्स में किसका अध्ययन करते हैं? तो न्यूमिस्मैटिक्स में किसका अध्ययन करते हैं? सिक्कों का। यानी कि बी जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर है। आइए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। एशिया माइनर स्थित बोगाज कोई का महत्व इसलिए है कि वहाँ से जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें 4 वैदिक देवताओं इंद्र, वरुण, मित्र व नासत्य का उल्लेख मिलता है। आइए बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न मेरा इस प्रकार है कि अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला सर्वप्रथम अंग्रेज कौन था? तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको आप लिखिएगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो है जेम्स प्रिंसेप। अब मैं इसके पॉइंट बार आपको लिखाता जा रहा हूँ, कुछ पॉइंट इंपॉर्टेंट है, आप उनको नोट कर लीजिएगा। फर्स्ट पॉइंट डालिए, अशोक के शिलालेखों की खोज 1750 में फैनतेलर ने की थी और इनकी संख्या कितनी है? 14। अशोक के शिलालेखों की संख्या कितनी है? 14। 1750 में की थी ना? 1750 ईस्वी में किसने? फैनतेलर ने। अशोक के शिलालेखों की संख्या कितनी है? 14। और अगला पॉइंट इसमें लिखिएगा, अशोक के शिलालेख पढ़ने में सबसे पहले सफलता 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने प्राप्त की थी। यानी कि अशोक के शिलालेख को सबसे पहले कब पढ़ा गया था? 1837 में। किसके द्वारा? जेम्स प्रिंसेप के द्वारा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न में मुझसे क्या कहा गया है? अशोक के अधिकांश शिलालेख किस भाषा व लिपि में है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ए, प्राकृत एवं ब्राह्मी लिपि में। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 42। कहाँ से अशोक के द्विभाषी ग्रीक एवं अरमाइक अभिलेख प्राप्त हुए हैं? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है कंधार से। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अशोक के मानसहरा यानी कि पाकिस्तान एवं शहबाजगढ़ी पाकिस्तान से प्राप्त शिलालेखों में किस लिपि का प्रयोग किया गया है? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है खरोष्टी लिपि का। यानी कि ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। प्राचीन भारत में कौन सी एक लिपि दाएं से बाईं ओर लिखी जाती है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी खरोष्टी लिपि। अब आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। हेलियोडोरस का बेसनगर अभिलेख संदर्भित है किससे? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो केवल वासुदेव से, यानी कि डी जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है? तो कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित अभिलेख कौन सा है? तो हाथी गुम्पा अभिलेख। यानी कि ए जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 47 में क्या कहा गया है? सर्वप्रथम भारत में
विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख किस राजा द्वारा जारी किया गया? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, सक्षत्रप रुद्रदामन के द्वारा। इसे मैं आपको कुछ बताने वाला हूँ, इसमें आप पॉइंट करके लिखिएगा। लिखिए, फर्स्ट पॉइंट में लिखिए आप, रुद्रदामन के समय उज्जैनी जो है शिक्षा का एक प्रमुख केंद्र माना जाता था। और दूसरा पॉइंट, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना है। ये 2 पॉइंट इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न में, क्वेश्चन नंबर 48 में। काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किसके अभिलेख में मिलता है? तो रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख में, यानी कि ए जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किस अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का उल्लेख किया गया है? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, महाक्षत्रप रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। तो दोस्तों आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न में मुझसे क्या कहा गया? समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन उसके किस शिलालेख में उपलब्ध है? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि प्रयाग के। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख का लेखक हरिसेन किस शासक का दरबारी कवि था? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वह है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि समुद्रगुप्त। इसमें 2 पॉइंट आप लिखिएगा, दोनों पॉइंट बहुत अच्छे हैं, इसमें इम्पोर्टेंट भी है ये। तो समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन था? हरिसेन। और दूसरा पॉइंट, प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख का लेखक जो है वो हरिसेन है। और तीसरा पॉइंट आप लिखिएगा, प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख का संबंध किस शासक से है? तो समुद्रगुप्त से है। यह 3 पॉइंट आप याद रखिएगा क्योंकि इम्पोर्टेंट भी हैं। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न में मुझसे कहा गया है, महरौली स्थित लौह स्तंभ का निर्माण किस सदी में हुआ है? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है 4वीं सदी में, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आइए इसमें कुछ पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा जो मैं आपको बताने वाला हूँ। इसमें पहला पॉइंट लिखिएगा, महरौली स्थित लौह स्तंभ का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया? तो शासक का नाम है चंद्रगुप्त द्वितीय। और दूसरा पॉइंट, लौह स्तंभ में किसका उल्लेख किया गया है? तो लौह स्तंभ में चंद्र का उल्लेख किया गया है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, क्वेश्चन नंबर 53 पे। दिल्ली के महरौली में कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में स्थित प्रसिद्ध लौह स्तंभ किसकी स्मृति में बनाएगा? यानी कि तो ये चंद्र, मैंने बताया कि लौह स्तंभ जो है उसमें किसका उल्लेख मिलता है? तो चंद्र का। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न मुझसे कहा गया है कि सती प्रथा का पहला पुरातात्विक उल्लेख कहाँ मिलता है? तो सती प्रथा का उल्लेख जो मिलता है वो आपको मिलता है ऐरण अभिलेख में, यानी कि ऑप्शन सी जो है इस क्वेश्चन का सही है। यदि ये बात करूं कि ऐरण अभिलेख का संबंध किस शासक से है, तो यह भानुगुप्त से संबंधित है। इस पॉइंट को आप अच्छे से लिख लीजिएगा। एक और बात मैं आपको बताने वाला हूँ, सती प्रथा का पहला अभिलेखी साक्ष्य 510 के ऐरण अभिलेख से मिलता है। इस पॉइंट को भी आप नोट करके रखिएगा। दोस्तों आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न मुझसे कहा गया है कि ऐरण अभिलेख का संबंध किस शासक से है? तो मैंने आपको बताया कि भानुगुप्त से है, यानी कि डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 56 में। ऐहोल प्रशस्ति का रचयिता रवि कीर्ति किस चालुक्य शासक का दरबारी कवि था? तो ऐहोल अभिलेख का संबंध, मैं आपको इसमें 2 क्वेश्चन बताने वाला हूँ।
ऐहोल प्रशस्ति का देखो रचयिता, यानी कि पहला पॉइंट तो मुझे यहीं से मिला, कौन है, रवि कीर्ति। और दूसरा पॉइंट क्या है, ऐहोल अभिलेख का संबंध किस शासक से है, तो पुलकेशन द्वितीय से हैं। यानी कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हर्ष एवं पुलकेशन द्वितीय के मध्य हुए संघर्ष की जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, ऑप्शन ए, ऐहोल अभिलेख से। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, क्वेश्चन नंबर 58। कवि कालिदास का नाम का उल्लेख किस अभिलेख में हुआ है, यानी किस लेख में हुआ है, तो इसका जो सही आंसर है वो है ऐहोल अभिलेख में। इसमें एक दो पॉइंट मैं आपको लिखाने वाला हूँ, आप नोट करिएगा। फर्स्ट पॉइंट में आप लिखिए, 6वीं शताब्दी में बाणभट्ट ने अपनी रचना हर्षचरितम में कालिदास का उल्लेख किया है। और दूसरा पॉइंट, इसी काल में पुलकेशन द्वितीय के ऐहोल अभिलेख में कालिदास का उल्लेख भी किया गया है। यानी दोनों एक ही समय पर हैं, यानी कि 6वीं शताब्दी में ही यही घटनाएं घटी हैं। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 59 में। क्वेश्चन नंबर 59 में क्या कहा गया है, अभिलेखों को ऐतिहासिक प्राकथन के साथ प्रारंभ करने की परंपरा का सूत्रपात किसने किया, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होने वाला है राजराजा प्रथम ने, यानी कि ऑप्शन बी जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। आइए बढ़ते हैं अब क्वेश्चन नंबर 60 में। कहाँ से प्राप्त अभिलेख में महासभा की कार्यप्रणाली के विषय में विस्तृत जानकारी मिलती है, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तर मेरूर। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। भारत में सिक्कों का प्रचलन, यानी कि सिक्कों का प्रचलन कब आरंभ हुआ था, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, 600 ईसा पूर्व से। आइए बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न में। अगले प्रश्न में मुझसे क्या कहा गया, भारत में प्राचीनतम मुद्रा माना जाता है किसको, तो आहत सिक्के को, यानी कि ए जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर है। इसमें अगर मैं पॉइंट में अगर इस क्वेश्चन को लिखाना चाहूँ तो सीधी सी बात यह है इसमें कहने के लिए कि भारत में प्राचीनतम मुद्रा को आहत सिक्कों के नाम से भी जाना जाता है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, क्वेश्चन नंबर 63। हाँ, ये क्वेश्चन कुछ इंपॉर्टेंट है, इसमें मैं आपको बताने वाला हूँ। जैसे 63 में कहा गया कि भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई थी, तो भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं चलाई थी एंडो बैक्टीरियन ने, यानी कि बी जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर है, एंडो बैक्टीरियन। आइए बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न में मुझसे क्या कहा गया है, निम्नलिखित में से किसने सोने के सिक्के शुद्ध सिक्के जारी किए थे, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कुषाण ने। यानी शुद्ध सोने के सिक्के सबसे पहले कुषाण शासकों द्वारा जारी किए गए थे। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 65 में। सातवाहन के समय मुद्रा सर्वाधिक किस धातु की थी, तो शीशे की। यानी कि सीधा सा क्वेश्चन ये है कि शीशे के सिक्कों का प्रचलन किस वंश के शासकों ने किया, तो सातवाहन के शासकों ने किया था। सर्वाधिक शीशे के सिक्के भी सातवाहन के शासकों ने चलवाए थे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 66 में। 66 में मुझसे कहा गया, निम्नलिखित में से किसने बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्राएं चलाई थीं, यानी बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई थीं, तो इस क्वेश्चन का आंसर है कुषाण शासकों ने। आइए दोस्तों अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, क्वेश्चन नंबर 67 में। सोने के सर्वाधिक सिक्के किस काल में जारी किए गए, तो किस काल में, तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गुप्त काल में। यानी कि सबसे ज़्यादा सोने के सिक्के यानी सर्वाधिक सोने के सिक्के किस काल में जारी हुए, तो गुप्त काल में। इसमें एक पॉइंट है जो पूछा जाता है, वो आप नोट करिएगा। भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग किस काल को कहा जाता है, तो गुप्त काल को। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, क्वेश्चन नंबर 68 में।
निम्नलिखित में किस स्थल से रोमन सिक्के मिले? तो रोमन सिक्के कहाँ से प्राप्त हुए थे? तो अरिकमेडु से, यानी कि डी जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। आइए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भीमबेटका किस लिए प्रसिद्ध है? तो इसका जो सही आंसर होने वाला है वो है ऑप्शन नंबर ए, गुफाओं की शैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। अगर मैं इसमें पॉइंट वार लिखूं तो पॉइंट वार में एक और पॉइंट इसमें अच्छा बनता है कि अगर मैं पूछ लूँ भीमबेटका की गुफाएं कहाँ स्थित हैं, तो इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा? भीमबेटका की गुफाएं मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित हैं। और दूसरा पॉइंट, भीमबेटका का अर्थ क्या है? तो भीमबेटका का अर्थ है भीम के बैठने का स्थान। आइए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। क्वेश्चन नंबर 70। प्राचीन काल में भारत के लोग बर्मा को किस नाम से जानते थे? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सुवर्ण भूमि। आइए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न में मुझसे क्या पूछा गया है कि अंकोर वाट कहाँ स्थित है? तो अंकोर वाट कहाँ है? कंबोडिया में। ये तो हो गया इस क्वेश्चन का आंसर, और एक दो पॉइंट और हैं इसमें जो पूछे जाते हैं। अंकोर वाट किस देवता को समर्पित है? तो अंकोर वाट भगवान विष्णु को समर्पित है। और दूसरा पॉइंट क्या है कि इस मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो इस मंदिर का निर्माण सम्राट सूर्यवर्मन द्वितीय के शासनकाल में हुआ था। आइए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 72, यानी कि प्लिनी की मूल कृति नेचुरल हिस्ट्री किस भाषा में रचित है? तो नेचुरल हिस्ट्री किसकी पुस्तक है? प्लिनी की। और यह किस भाषा में है? लैटिन भाषा में, यानी कि बी जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। आइए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 73 की ओर। 73 में मुझसे क्या कहा गया है? चचनामा सिंध का इतिहास है और मूल रूप से किस भाषा में लिखा गया है? तो यह किस भाषा में लिखा गया है? अरबी भाषा में, यानी कि सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। इसमें दो पॉइंट और हैं जिसमें आप अच्छी जानकारी पाएंगे मुझसे। तो चचनामा बुक के लेखक कौन है? पहला पॉइंट यही है, चचनामा बुक के लेखक कौन है? तो अली अहमद। और दूसरा पॉइंट क्या है? इस पुस्तक में सिंध विजय के इतिहास का वर्णन किया गया है। और तीसरा क्वेश्चन जो आपने अभी पढ़ा कि चचनामा किस भाषा में है? तो अरबी भाषा में लिखी गई है। आइए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न में मुझसे क्या कहा गया है? अगला प्रश्न क्या है? 74। भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में इतिवृत्तों, राजवंशीय इतिहासों तथा वीर गाथाओं को कंठस्थ करना निम्नलिखित में से किसका व्यवसाय था? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है मगध का, मागध, यानी कि डी जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला प्रश्न, आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चीनी यात्री संग्यून ने भारत यात्रा कब की थी? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, 518 ईस्वी से 522 ईस्वी तक। एक और पॉइंट इसमें है कि संग्यून एक चीनी बौद्ध भिक्षु भी था। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 76 में। क्वेश्चन नंबर 76 में मुझसे क्या पूछा गया है कि महाभारत युद्ध के लिए 3101 ईसा पूर्व तिथि का उल्लेख निम्नलिखित में से किस अभिलेख में हुआ है? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, पुलकेशन द्वितीय के ऐहोल अभिलेख में। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। रबातक अभिलेख संबंधित है किससे, किस शासक से? तो यह कनिष्क से हैं, यानी कि सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आइए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न में मुझसे क्या पूछा गया है? भारतवर्ष के लिए इंडिया शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है हेरोडोटस ने। अब चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। किसने ब्राह्मणी एवं खरोष्टी लिपियों को उद्वाचित किया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? डी, यानी कि जेम्स प्रिंसेप ने। आइए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से प्राचीन भारत की कौन सी लिपि
दाहिने से बाईं ओर लिखी जाती हैं। तो खरोष्टी लिपि यानी कि सी जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। मेरे प्यारे दोस्तों, आज हमने प्राचीन इतिहास का अध्याय दूसरा ऐतिहासिक स्रोत को कंप्लीट कर लिया है। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो कृपया मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि जब भी मैं कोई अपनी नई वीडियो इस पर अपलोड करूं तो आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच पाए। दोस्तों, मिलते हैं मेरी अगली वीडियो पर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।